अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हब ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। व्यूअर्स, आपने सुना होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है और पाकिस्तान ने इसकी जवाबी कार्रवाई दी है। लेकिन इस वीडियो में हम इसको दूसरे एंगल से स्टडी करते हैं कि इस अटैक के काजिस क्या थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में कशीदगी आई, और इसके बाद इसके इम्प्लिकेशंस क्या है। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि ईरान और पाकिस्तान की इस कशीदगी से किस मुल्क को फ़ायदा है और कौन सा मुल्क इससे फ़ायदा उठा रहा है। तो हम देखते हैं कि 1947 से लेकर 1996 तक पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस बड़े अच्छे जा रहे थे और इंतहाई फ्रेंडली रिलेशंस थे ईरान और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन 1996 में क्या हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में थोड़ा कशीदगी आई। तो 1996 में अंडर मुल्ला उमर अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आ जाता है, और चूँकि वो सुन्नी थे और ईरान में शिया है, तो इस वजह से ईरान ने पाकिस्तान से कहा कि आप उसको तस्लीम ना करें और इसको सपोर्ट ना करें। लेकिन पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को तस्लीम भी किया और इसको सपोर्ट भी किया, जिसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी शुरू हो गई। तो इसके बाद सेकंड जो इशू था, जिसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान में कशीदगी और भी ज़्यादा हो गई, वो था आईपीआई, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो इसमें ये 2013 में साइन किया गया और इससे इंडिया ने एग्ज़िट किया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो सिर्फ़ ये रह गया आईपी, ईरान पाकिस्तान। तो इसका जो रूट है वो असालिया से शुरू हो जाता है और इस तरह बंदराबाद से होके खुजदार जो कि बलूचिस्तान में है, वहाँ से नवाब शाह जो कि सिंध में है, और लास्ट में मुल्तान तक पहुँचता है। तो तो ईरान ने इस पर काम शुरू किया और उन्होंने अपने बाउंड्री तक उसको बिछाया, और फिर पाकिस्तान से कहा कि आप अपने बाउंड्री से आप ये कंटिन्यू कर ले मुल्तान तक। लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया कि हम इसको कंटिन्यू इसलिए नहीं कर सकते कि ईरान पर सैंक्शंस है। तो इस वजह से ईरान ने कहा कि जी हाँ, सैंक्शंस तो है, लेकिन यही इंडिया जो है, उन्होंने चाबहार पोर्ट में अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया। तो यही सैंक्शन तो इंडिया के लिए भी है, लेकिन इंडिया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि अगर हमने इसको कंटिन्यू किया तो $1 बिलियन के लिए भी हम आईएमएफ के पीछे दौड़ते हैं और इसके साथ मुज़ाकरात करते हैं। तो अगर हमने इसको कंटिन्यू किया तो आईएमएफ में तो यूएस की बहुत ज़्यादा हेजीमनी है। तो ये जो $1 बिलियन भी जो है हम पर हराम करेगा। तो इस वजह से पाकिस्तान ने ये सोचा कि यूएस के सैंक्शंस और यूएन के सैंक्शंस है ईरान पर, इस वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं करते। तो ईरान ने 2023 में वार्न किया कि अगर पाकिस्तान ने मार्च 2024 तक इसकी वो कंटिन्यू ना किया तो इससे हम $18 बिलियन लेंगे, जो कि इस पर ये जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि ईरान ने खुद भी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं इस पाइपलाइन पर। तो इससे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी और भी बढ़ गई। इसके बाद जो हम देखते हैं, सिस्तान और बलूचिस्तान का एरिया जो कि ईरान में वाक़या है और पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एरिया वाक़या है, जो कि इसमें बलोच लोग रहते हैं। तो 2003 में जुंदुल्लाह के नाम से अब्दुल मलिक रीगी जो है इसका लीडर बन जाता है, और वो एक तंजीम बनाते हैं ईरान में, और वो ईरान गवर्नमेंट के खिलाफ ऑपरेशंस करते हैं, अटैक्स करते हैं, और ईरान गवर्नमेंट से अपने इंडिपेंडेंस और लिबर्टी मांगते थे। तो इस तरह अब्दुल मलिक रीगी जो है जुंदुल्लाह का जो लीडर था, उसको अरेस्ट किया जाता है 2009 में, और इसको फांसी दी जाती है। तो इस तरह जुंदुल्लाह जो तंजीम था उसका वजूद भी ख़त्म हो गया अब्दुल मलिक रीगी की फांसी के साथ से। तो इस तरह जो है दूसरा तंजीम बन जाता है जैशुल अदल के नाम से विद इन ईरान। तो जैशुल यह है रास्क में, जो कि सिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया में लोकेटेड है। तो इसमें जैशुल अदल एक अटैक करता है, जिससे 10 से ज़्यादा ईरान के पुलिस मैन और आर्मी मैन जो है वो शहीद हो जाते हैं, और ये है कि ये अटैक हमने किया है। तो ईरान ने जो है ये क्लेम किया कि जैशुल अदल जो है वो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं ईरान के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान से कहा कि आप खुद इसके खिलाफ एक्शन लें या हमें मौका दें कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर लें। तो इस तरह ईरान ने जो है खुद कार्रवाई की और चंद मिसाइल जो थे उसके ठिकाने पर बरसाए, जिसकी वजह से
کہ چند جیش العدل کے بندے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے یہ ہے کہ چھوٹے بچے اور اس طرح 2-3 بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور زخمی ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اٹیک سے فائدہ کس کو ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو ایس نے کنڈیمڈ کیا ایران کو کہ آپ نے پاکستان کے ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جنہوں نے 2004 سے لے کر 2015-16 تک پاکستان کے ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا ہے اور ڈیفرنٹ ڈرونز حملے کیے ہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز میں، تو اس طرح یہی ملک ہے جو اب ایران کو کنڈیمڈ کر رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں تو آپریشن نیپچون یو ایس نے سٹارٹ کیا 2011 میں، اور 2 ہیلی کاپٹر آ جاتے ہیں اور ایبٹ آباد میں یہ آپریشن کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے انہوں نے پاکستان ایئر سپیس کو اس طرح وائلیٹ کیا ہے، اور ابھی وہ ایران کو کنڈیمڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی سورینٹی کو وائلیٹ کیا ہے۔ تیسری طرف کے بعد اگر ہم دیکھ لیں تو یہ نے جو ہے عراق پر 2003 اور 4 میں اس طرح اٹیک کیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا، یعنی عراق کی سورینٹی کو وائلیٹ کیا، اور اس طرح سیریا اور شام کی سورینٹی کو بھی وائلیٹ کیا۔ اور اب اگر ہم دیکھ لیں تو کرنٹلی اسرائیل جو ہے وہ لبنان، سیریا اور شام میں ڈیفرنٹ ایریاز پر اٹیک کر رہے ہیں، لیکن یو ایس اے اس کو کنڈیم نہیں کر رہا ہے کہ آپ اس کی ٹیریٹری اور اس کی سورینٹی کو وائلیٹ کر رہے ہو۔ تو یو ایس جو ہے وہ ایسا ملک ہے جنہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں، اور ابھی وہ ایران کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا ہے۔ تو ہمیں اس سے کنکلوژن یہ ملتا ہے کہ یو ایس جو ہے ابھی پاکستان کو بھڑکا رہا ہے کہ ایران نے آپ کے ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا ہے اور آپ اس کی جوابی کارروائی دیں۔ تو ہم انالیسس سے ہمیں یہ کنکلوژن ملتا ہے کہ یو ایس ایک ایسا اسٹیٹ ہے جو کہ ایک اسٹیٹ کو سپورٹ کرتا ہے اگینسٹ دوسرے اسٹیٹ، لیکن بعد میں اسی اسٹیٹ پر وہ اٹیک کرتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لائک ہسٹری میں ہمیں ایگزامپل ملتا ہے کہ 1980 سے لے کر 88 تک یو ایس اے نے عراق کو سپورٹ کیا اگینسٹ ایران، تو اس 8 سال کی جنگ میں یو ایس اے نے عراق کو سپورٹ کیا ہے اگینسٹ ایران، لیکن 2003 میں ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ یو ایس اے آ جاتا ہے اور عراق پر اٹیک کرتا ہے اور عراق کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرا ایگزامپل یہ ملتا ہے کہ وہی یو ایس اے تھا جنہوں نے 1979 سے 1989 تک افغان مجاہدین کو سپورٹ کیا اگینسٹ یو ایس ایس آر، اور اس کے بعد 2001 میں وہی یو ایس اے تھا جو کہ افغان طالبان گورنمنٹ کے خلاف آ جاتے ہیں اور اس پر اٹیک کرتے ہیں۔ تو اس کمنٹ سیکشن میں ویورز آپ یہ بتائیے کہ یو ایس اے جو ہے وہ عراق اور افغانستان کی طرح پاکستان پر بھی اٹیک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اپنا رائے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ریگارڈنگ کرنٹ افیئر، پولیٹیکل سائنس، مظہر الحق بک اور ایسے رائٹنگ کے حوالے سے آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔